चलिए भाई, सभी बच्चों की नजरें हम बोर्ड में ड्यूअल नेचर अब तक काफी आगे पहुंच चुका है चैप्टर। ये लगा लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑलमोस्ट सब कुछ चीजें खत्म होने वाली हैं। आज की क्लास के बाद हर एक डिस्कशन पूरा हो जाएगा रिलेटेड टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, सो गाइज, कल कुछ ये ग्राफ कराए थे लास्ट क्लास। ये ग्राफ आपको समझ में आ गए थे कि नहीं आ गए थे? पक्का बताओ, क्लियर है? हाँ भाई, वहां से जो अब तक ये मान के चलिएगा कि मैंने आपको ना इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक बड़ी जरूरी चीज सिखाई थी कि मैंने लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, व्हाई वी यूज अ टर्म सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोलना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बोलो क्या होगी कम, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं होंगे। आपको बताया गया था अ लाइट शुड हैव दैट मच फ्रीक्वेंसी जो कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी पैदा कर पाए और इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट कर पाए। याद है कि नहीं? सो व्हेन अ लाइट having suitable frequency strike the metal surface and if the energy of the photons is greater than the work function of the metal surface, the electron will eject out from the metal surface and having some kinetic energy and form a current in the circuit. This is called photoelectric current. याद आ रहे हैं? तो आपको ये बताया गया था कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो दो चीज़ों में कंज्यूम होती है, एक तो वर्क फंक्शन में, मेटल के वर्क फंक्शन में, और जो बच जाती है वो क्या होती है बोलो? काइनेटिक एनर्जी। सो E इक्वल्स टू होता है 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी। आज वापस से इस इक्वेशन को मैं दोबारा समझाऊंगा बिकॉज इस इक्वेशन से रिलेटेड फिर से मुझे कुछ काम करना है। एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है h न्यू और थ्रेशोल्ड जो वर्क फंक्शन जो होता है वो क्या होता है बोलो? h न्यू नॉट, क्योंकि न्यू नॉट वो वाली फ्रीक्वेंसी होती है जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए। तो उसमें एनर्जी कितनी रही होगी? h म्यू नॉट। तो h म्यू नॉट एनर्जी निकलवाने के लिए चाहिए होती है। h म्यू हमारे पास है हाफ एम स्क्वायर, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। म्यू को c बाय लैम्डा लिखते हैं, आप लोग उस तरफ ले जाते हैं और इस तरीके से इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख देते हैं। कोई खास मेरे को लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होगी। इसके बाद बच्चों बहुत सी बातें हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। फिर मैं आप लोगों को सबसे जरूरी चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ इस चैप्टर में, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? सर इट इज दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ द कलेक्टर प्लेट। ये कलेक्टर प्लेट में वो वाली नेगेटिव वैल्यू है जिसको रखने पर हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और आपको पता है कि मैं जितना ज्यादा नेगेटिव करता जाऊंगा पोटेंशियल को, मेरा करंट उतना कम होता रहेगा। याद है मेरे से पहले सवाल ये था कि डू ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी? तो आपका जवाब था नो सर, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। और यही एक कारण है कि हमारा किसी भी एक नेगेटिव पोटेंशियल पर पूरा करंट जीरो नहीं होता। यानी हम जितना कम करते चलते हैं नेगेटिव बढ़ाते चले, सॉरी, तो एक नेगेटिव वैल्यू ऐसी आती है पोटेंशियल की जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसको बोलो हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? सबको समझ में आया था अगर? उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं इंटेंसिटी को बदलूं, मैं कलर ना बदलूं, सिर्फ इंटेंसिटी बदलूं, तो आपको पता है कि फोटोन की एनर्जी में कोई असर नहीं पड़ेगा। बस इंटेंसिटी बढ़ा देने से फोटॉन्स बढ़ जाएंगे और फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो करंट तो बढ़ेगा। 40 वोल्ट में कम फोटॉन्स हैं, कम इलेक्ट्रॉन निकले, कम करंट बना। 60 वोल्ट में ज्यादा फोटॉन्स है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ज्यादा करंट बना। 100 वोल्ट में और ज्यादा फोटॉन है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले और ज्यादा करंट बना। लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम इसलिए था बिकॉज चाहे 40 वोल्ट की लाइट से फोटॉन्स आए, चाहे 60 से 100 से, सबके फोटॉन का एनर्जी बोलो क्या था? सेम था, जिस कारण से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो 5 जूल वाला था। याद करो, नहीं आ रहा है? तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। लेकिन जब मैं कलर चेंज करता हूँ ना तो आपको पता है फोटोन की एनर्जी बढ़ जाती है, और जब फोटोन की एनर्जी बदलती है तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पे सारे नहीं रुकेंगे, किसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, किसी का ज़्यादा और किसी का और ज़्यादा। ये सब आपको लास्ट क्लास सिखाया गया। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी है, लास्ट क्लास आपने अटेंड करी है, तो आप मेरी बातों को बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो कि सर क्या कहने का चाह रहे हैं। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा समझ। एक बात तो क्लियर हो रहा है भाई? आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक बात और मुझे बताओ जरा बच्चों। अब एक बात तो पक्की समझ में आ गई, सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसे नहीं होती। लेकिन सबसे तेज काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कब निकलता है? जब वर्क फंक्शन में होता ही मिनिमम। हम ये बोले कि जब बिल्कुल मेटल की सरफेस जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो निकलता है, यानी वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी खर्च होती है। अब वर्क फंक्शन अपने आप में मिनिमम वैल्यू है, समझिए। क्या इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाने में एनर्जी हर बार क्या वर्क फंक्शन जितनी खर्च होती है? सर वर्क फंक्शन से ज्यादा ही खर्च होती है। ये कम से कम कितनी खर्च होती है? वर्क फंक्शन तो बताते हैं मिनिमम कितनी खर्च होगी। तो जब मिनिमम एनर्जी खर्च होगी तो मैक्सिमम क्या बचेगी? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो E का रिलेशन है वो क्या है बोलो? 5 प्लस में बोलो क्या? काइनेटिक एनर्जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं इस E में से
फाई जितनी एनर्जी को घटाऊंगा तब जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो कौन सी बचेगी, बोलो मैक्सिमम वाली बचेगी। क्या बात समझ में आती है? लेकिन अगर मैं ई में से फाई जितनी ना घटा के फाई से ज्यादा घटाऊं, मैं कैसे घटाऊंगा सर? तो सारे इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस थोड़ा निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर वाले ऑर्बिट से आते हैं, कुछ थोड़े और अंदर से आते हैं मेटल के, तो उनको निकलवाने के लिए एनर्जी फाई जितनी नहीं, फाई से ज्यादा लगती है। फाई तो आपको बताता है कि मिनिमम कितना खर्च होगा, तो मिनिमम जब खर्च होगा तो बचेगा मैक्सिमम। और क्लियर है कि नहीं? जब मेरी जेब से मिनिमम पैसे खर्च होंगे तो मेरी जेब में मैक्सिमम पैसे बचेंगे। और क्लियर हो गया? तो ई में से जब फाई कोई ना मौका चाहिए इसको फोकस करने, ई में से कुछ फाई खर्च होगा तो वो जो मैक्सिमम बचेगा वो क्या बचेगा, काइनेटिक। समझ नहीं है? लेकिन अब मैं कुछ बहुत जरूरी बात ऐड करूंगा टॉपिक में, इससे सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, ठीक है? तो यार एक बात बताओ, हाउ वी कैन मेजर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? कैसे मेजर करो किसी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? हाउ वी कैन मेजर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? मुझे कैसे पता लगा कि मेरा कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे तेज काइनेटिक एनर्जी का है, या वो सबसे तेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है? देखिए इसका बड़ा एक स्मार्ट तरीका है। आप लोग मुझे बस ये बताओ कि क्या तुम लोगों को मैंने एक चीज सिखाई थी लास्ट क्लास कहीं पर? यस, मैंने ये बोला था कि अगर मेरे पास कोई पोटेंशियल है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, सामने रखे हुए चार्ज पे वो एक वर्क डन करेगा। अगर ये प्लस की प्लेट है तो प्लस को रिपेल करेगी, माइनस को अट्रैक्ट करेगी। वर्क डन तो कर रही है ना? ओ भाई बताया था मैंने, अगर मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल है तो प्लस को रिपेल कर देगा, माइनस को अट्रैक्ट कर देगा। मतलब ये पोटेंशियल वाली जो प्लेट है इस सामने वाले पे कुछ ना कुछ वर्क डन करेगी। कितना वर्क डन करेगी मैंने आपको सिखाया था बच्चों, Q into V। क्या करेगी बोलो? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि V क्या बताता है, किसी भी प्लेट का पोटेंशियल V क्या बताता है? V बताता है कितना वर्क डन एक कूलम पे हो रहा है। कितना वर्क डन? देखो 220 वोल्ट का मतलब होता है कि 220 जूल का काम एक कूलम पे हो रहा है। जब कोई बोले कि नहीं सप्लाई 220 वोल्ट की नहीं 400 वोल्ट की है, इसका मतलब एक कूलम पे 400 जूल का काम हो रहा है। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी, मतलब ज्यादा करंट बनेगा, मतलब ज्यादा करंट बनेगा। तो ज्यादा वोल्ट का मतलब ज्यादा काम हो रहा है एक कूलम के ऊपर, और कम वोल्ट का मतलब कम काम हो रहा है। सो V actually determines the work done on 1 unit charge. So the 2 unit charge, the how much work done? 2V. 3 units 3V. Q units, तो कोई भी V पोटेंशियल की प्लेट Q यूनिट के चार्ज पे कितना काम करती है? Q into V. Since V determines the work done on 1 unit charge, so on the Q charge there will be a QV work. क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा नेगेटिव प्लेट भी तो काम नहीं करेगा। अरे नेगेटिव पोटेंशियल हुआ तो नेगेटिव को रिपेल कर देगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर देगा, वर्क डन तो करेगा भाई। समझ में आ रहा है यार? तो कोई भी पोटेंशियल अपने सामने वाले इलेक्ट्रॉन पर, जैसा अपने सामने वाले चार्ज के ऊपर वर्क डन करेगा, तो अट्रैक्शन का या बोलो क्या रिपल्शन का कितना करेगा सर, उसके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है और इनटू में चार्ज पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि पोटेंशियल बताता है कितना काम करेगा एक कूलम पे, और जितना चार्ज उसके हिसाब से काम होगा। अब ये सारी बातें अगर तुम्हें समझ में आएगी, एक पोटेंशियल V है और एक चार्ज Q है, तो इसके ऊपर कितना काम करेगा, बोलो कितना काम करेगा? QV। कितना वर्क डन करेगा? QV। अब यार ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने बोला हाउ वी कैन मेजर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूँ, विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कैसी बात बोली भाई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के जरिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का अंदाजा कैसे लगता है? सो गाइस ध्यान दीजिएगा, ये कांसेप्ट बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि बच्चे रट लेते हैं इस चीज को, लेकिन मेरी पहली कोशिश होगी कि समझा दिया जाए आप लोगों को। बाकी तो भाई आपके पास ऑप्शन नहीं बाद में रटने वाला। सो मेरे को एक बात ये बताओ, जो ये कलेक्टर प्लेट है और ये मेटल प्लेट है, इसके ऊपर लाइट गिराई जाती है। आपको पता है फोटॉन्स ऊपर से आते हैं। अब तो इतनी बार बना लिया डायग्राम कि आपको आइडिया लग जाना चाहिए। अब ध्यान देना भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और आपको पता है कि एक ऐसा पोटेंशियल आता है, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर, जिसके बाद ये जो इसका सबसे तेज इलेक्ट्रॉन होता है वो भी रुक जाता है। अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स में से किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है? अब इसको तुम इस तरीके से थोड़ा सा ट्रीट करना कि मान लीजिए कि मैं खड़ा हूँ पोटेंशियल की तरह, मान लीजिए कि बहुत मैं कुछ ताकतवर इंसान खड़ा हूँ और आप सब इलेक्ट्रॉन्स की तरह हैं और सब जो है मेरी तरफ भाग रहे हैं, मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। सबकी एनर्जी अलग अलग है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी कितनी है। किसी की एनर्जी बहुत ज्यादा है, किसी की एनर्जी बहुत कम है, लेकिन मान के चलिए कि मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं किस सबको रोक सकता हूँ। तो जितनी ताकत लगाने पर क्लास का सबसे तेज बच्चा रुक गया, समझना मेरी बात है ना? मेरी बात समझिए, सारे रुक जाएंगे, लेकिन मैं बोला सारे रुक जाएंगे इसका मतलब। तो मान लीजिए मैंने 1 जूल लगाया, कुछ बहुत सारे बच्चे रुक गए 1 जूल से। 2 जूल लगाया तो कुछ बच्चे थे 1 जूल से नहीं रुके, मैंने कहा 2 जूल से रुक गए। कुछ बच्चे ऐसे थे 2 जूल से नहीं रुके, 3 जूल से रुक गए, कुछ 4 से रुक गए, कुछ 5 से रुक गए, कुछ 6 से। और कोई क्लास का ऐसा बच्चा था जो 6 से भी रुका था, लेकिन 7 जूल लगाने से वो सबसे तेज बच्चा भी क्लास का रुक गया। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा?
इस क्लास के अंदर सबसे तेज काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा था बोलो? 7 जूल। क्योंकि मैक्सिमम मुझे 7 ही लगाना पड़ा और 7 लगाने से वो चीज रुक गई। तो किसी भी चीज की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि कितनी ताकत लगा के उसको रोक दिया, ये उसकी मैक्सिमम ताकत है। पहलवान जब लड़ाई करते हैं, मैंने शायद पहले भी आपसे डिस्कस किया, जब दो पहलवान लड़ाई करते हैं तो वो शुरू में उनका एक प्रोसेस चलता है कि वो एक दूसरे की ताकत को जज करते हैं। वो इस तरीके से एक दूसरे को कंधे से कंधा मिला के धक्का देते हैं, वो एक्चुअली में धकेलने की कोशिश करते हैं और वो एक पहलवान दूसरे पहलवान की ताकत को जज कर रहा होता है कि सामने वाले में कितनी ताकत है। कैसे? क्योंकि वो जितनी ताकत से उसको रोक पा रहा है, अब इसने ये ताकत लगाया जा रहा है, ये इसको रोक रहा है भाई, और इसको पता लगा कि 100 जूल की ताकत लगाने से मैक्सिमम से ताकत लगा रही है 10 से, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम ताकत कितनी है बोलो? 100 की है। समझो मेरी बात? तो जितनी ताकत लगा देने से सबसे सामने वाले की सबसे तेज जो चीज थी वो रुक गई, वही उसकी बोलो क्या है? हम बोल सकते हैं कि मतलब क्या बोल सकते हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक। आपने आज तक सारी चीजों को ऐसे ही पता लगाया। इस तरफ कितने आलू रखे हुए हैं ना, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाते हो कि यहाँ पर कितने बाट ने इसको बैलेंस कर दिया, कितने बाट ने इसको 2 किलो ने बैलेंस कर दिया, तो 2 किलो आलू। ऐसे तो करते हो ना भाई। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैंने यहाँ पर V0 पोटेंशियल लगाया तो मुझे बताओ यहाँ जो ये चार्जेस आ रहे हैं इनका भैया कुछ ना कुछ चार्ज क्यों है? क्यों यहाँ पर कितना है? वैसे आप जानते हो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है E मतलब 1.6 × 10 की पावर क्या -19। तो मैं कहूंगा भाई ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने यहाँ पर V0 पोटेंशियल लगाया तो इस पोटेंशियल ने यहाँ पर सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। तो तुम मुझे बताओ कितना वर्क डन करा गया होगा उस सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन का? बताओ जरा। QV0 या बोलोगे इलेक्ट्रॉन है तो बोलो क्या EV0? कितना बोलो? तो मैं बोलूंगा जब मैंने V0 पोटेंशियल लगाया जो सबसे तेज चलने वाला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आज की क्लास की, V0 पोटेंशियल लगाने पर सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया। तो बताइए सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो मैंने कहा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है जितना वर्क डन करने से वो रुक गया, उतनी ही इसकी बोलो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और मुझे बताइए जब मैंने V0 पोटेंशियल लगाया तो कितना वर्क डन मैंने एक्चुअली करा इसके ऊपर? QV0 यानी बोलो कितना? EV0। तो EV0 का वर्क डन करने से वो सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक गया। इसका मतलब उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? बोलो EV0 कितनी थी? बोलो। मैंने बोला ना 7 जूल लगाने से सामने वाला तेज वाला भी रुक गया, इसका मतलब उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी? बोलो 7 जूल। मुझे नहीं पता कितनी थी, लेकिन मैंने कहा 7 जूल लगाने से रुक जाता है, इसका मतलब 7 जूल इसकी बोलो क्या है? मैक्सिमम एनर्जी। मैंने आपकी क्लास को रोकने के लिए मैक्सिमम 7 जूल किसी के लिए लगाया था। तो मैंने कहा इनके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन सिर्फ 7 जूल का है, क्योंकि 7 के बाद मेरे को लगानी पड़ी, 7 तक सारे रुक गए। समझे मेरी बात को? अरे नहीं समझे मेरी बात को? तो वही बात कि अगर V0 पोटेंशियल के लगा देने से करंट बिल्कुल 0 हो गया, इसका मतलब सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक गया होगा। और बताइए फिर उसके ऊपर कितना काम हुआ होगा? तो V0 पोटेंशियल अगर लगाया तो कितना काम हुआ होगा? QV0 कितना होगा बोलो? यानी वर्क डन कितना हुआ होगा? EV0। तो EV0 का काम करने से सबसे तेज इलेक्ट्रॉन भी रुक गया, इसका मतलब सबसे तेज इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? बोलो EV0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो हम बोलेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा बोलो किसके? वर्क डन टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन। अरे मानते हो कि नहीं मानते? और मुझे बताइए वर्क डन टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन कितना होगा जरा बताओ? तो वर्क डन कितना होता है सब बच्चे बोलो? Q × V। और मुझे बताओ जरा वर्क डन कितना होगा? EV0, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स का E होता है। और कितने पोटेंशियल से वो रुका है? V0 पोटेंशियल से। कितने से बोलो? तो ये नेगेटिव चार्ज था, ये भी नेगेटिव चार्ज था, तो इसने रोका, उसको रिपेल करा। और कितना वर्क डन से रिपेल करा? EV0 से। तो EV0 से अगर वो रुक गया, क्योंकि V0 से पहले नहीं रुका बच्चों, ध्यान रखना, V0 से पहले आप जानते हो कि V0 से पहले करंट 0 नहीं हो पाता, V0 पे ही रुका। इसका मतलब कितने ही काम से रुका? EV0 काम से। अगर EV0 से कम काम है तो रुकेगा नहीं। इसका मतलब सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बोलो कितनी है? EV। जितना काम करने से सारा करंट 0 हो गया, इसका मतलब सबसे तेज इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी उसी काम के बराबर है। समझ नहीं आया सर? यही चीज समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आशीष बात समझ आ गई? सबको आ गई समझ में? तो क्या बोलेंगे जरा बताओ फटाफट से? E बराबर में 5 प्लस में बोलो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है बोलो? अब लिख दिया मैंने इसको मैक्सिमम, पहले में नहीं लिखा था लेकिन मैंने लिख दिया कि मैक्सिमम वाली होती है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी बचती है वो कौन सी बचती है बोलो? मैक्सिमम। बट हर बार मैक्सिमम नहीं बचती, आप लोग जानते हो। क्लियर हो रहा है कि मेरा बात नहीं आ रही बात समझे? तो तुम मुझे बताओ अगर सारा तुमने पिछला सुना हुआ है ना, फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल समझना ना इतना कुछ खास मुश्किल है नहीं। अगर तुम सब पिछला पढ़ रहे हो, चीजें आप ही मुश्किल बनाते हैं और आप ही आसान बनाते हैं। आसान आप ऐसे बनाते हैं कि जब टीचर ने चैप्टर शुरू करा है आपने साथ साथ अच्छे से मेहनत करी तो आपके लिए आसान हो गया। आगे जो भी क्लास तुमको इजी लगेगा। आपने मुश्किल कैसे बनाया कि आपने जब पढ़ा नहीं, जब आपको पढ़ना चाहिए था राइट टाइम पे, बेसिक चीजें जब करा रहा था, वर्क फंक्शन करा रहा था, बिल्कुल बेसिक से जोड़ाया था हमने वर्क फंक्शन को। एनर्जी ऑफ द फोटोन बिल्कुल शुरुआत में ये बताया फोटोन्स के, वहां मेहनत कर ली तो यहाँ आसान लगेगा, वहां नहीं करेगी तो देखना तुम देखना आज ग्राफ कराऊंगा कितना मुश्किल लग जाएगी तुम लोगों को। तो यहाँ पर एनर्जी बोलो कितना आएगा? h न्यू। ये कितना आएगा बोलो? h न्यू नॉट। और ये बोलो क्या आएगा? v नॉट।
And don't be confused between the nu naught and the v naught. Nu naught is the threshold frequency, v naught is the stopping potential. Don't be confused. इन दो चीजों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. क्लियर होता है कि नहीं होता? पक्की बात है. आगे बढ़ूं तो इस रिलेशन को जरूर याद रखिएगा. इसका रिलेशन का मैं कुछ इस्तेमाल बाद में करवाऊंगा आप लोगों को जब जरूरत पड़ेगी. क्लियर है? पक्की बात है. अच्छा मुझे बताना जरा, अगर कोई ये बोल दे कि किसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के सेटअप के अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो -5 वोल्ट का था. कितने का बोलो? -5 वोल्ट का. तो बताइए सबसे तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी का होगा? बोलेंगे ये क्वेश्चन में डालूंगा तुम्हारे टेस्ट में, पहले बता रहा हूं तुम लोगों को, और तुम्हें आंसर करना होगा 5 टाइम्स ऑफ E, है ना? 5 टाइम्स ऑफ E. क्या समझे बात को? अरे नहीं आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं. सही है. आपको पॉजिटिव रखना से कोई दिक्कत नहीं. ये माइनस का वही माइनस करो, मल्टीप्लाई करें, प्लस करो. चलिए एक और बात समझ, एक और बात समझते हैं. अब ये वाली बात तो हो गई. अब चलो एक ग्राफ का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ. चलिए समझते हैं. कुछ पूछना है आपसे, ध्यान से समझिएगा. ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्लास प्लीज. और ये क्यों मान के चलिएगा बच्चों की, जब मेरे को मान लो इधर, जैसे कि मान लो मेरे को -1 वोल्ट का पोटेंशियल लग रहा है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ. 1 बोलूंगा उसको, -2 के लिए 2 बोलूंगा, 3 मैं बोल रहा हूँ ना 3 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो आप समझ जाओ कि स्टॉपिंग तो हमेशा माइनस में होगा यार, तो -3 का मतलब बोलना चाह रहे. समझे मेरी बात को? ये कहना चाह रहा हूँ. तो मैं ना हमेशा उसको पॉजिटिव ट्रीट करते हुए बनाना चाह रहा हूँ. लेकिन जब मैं बोलूंगा इधर, जब मैं बोलूंगा कि मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 का है, तो आप समझेंगे कि सर ने कैरेक्टर प्लेट पे -5 वोल्ट क्रिएट कर रहा है. क्लियर है कि नहीं? अब समझना मेरी बात को ध्यान से. यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है भाई? कौन बताएगा? सर ये फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी. कौन सी बोलो? फोटॉन्स की. चलिए मेरा आपसे एक सवाल है, जब लाइट की फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी 0 होगी तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, तब तो कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल भी. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? वो मिनिमम पोटेंशियल जो मुझे कलेक्टर प्लेट पे चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करने के लिए? 0 करने के लिए. तो जब तुम्हारी लाइट के पास फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, जब तुम्हारी लाइट के पास कुछ है ही नहीं, तो फिर फोटॉन्स भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 0 चाहिए. मतलब ग्राफ मान लीजिए मैं 0 से शुरू कर सकता हूँ. कोई प्रॉब्लम है? क्लास ध्यान दीजिएगा. हाँ भाई निखिल, मैंने थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, अब बताओ कितना पोटेंशियल चाहिए होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल. सर मैंने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी लाइट की, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी. अब लाइट की फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी, तो अब इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे. गारंटी है क्या? गारंटी है? बस तभी तो बोल रहा हूँ, ध्यान देना भैया. आप जब तक ये बोलेंगे सर लाइट की फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं कि सर h न्यू मान लीजिए, और ये मान लो कितना होता है, फाई बराबर क्या? h न्यू नॉट. आप ये बोलेंगे सर जब तक लाइट की फ्रीक्वेंसी मी नॉट से ज्यादा नहीं होगी ना, तब तक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होने वाले, और जब तक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो पा रहे, मुझे उधर स्टॉपिंग पोटेंशियल मात्र 0 चाहिए. कितना बोलो? मुझे चाहिए ही नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल. व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? इट इज दैट मिनिमम वैल्यू व्हिच इज रिक्वायर्ड टू पुट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0. ये वो वैल्यू होती है मिनिमम जो 0 फोटोइलेक्ट्रिक करंट को 0 करने के लिए चाहिए होती है. अब जब खुद ही 0 है तो मिनिमम कितनी चाहिए? 0 चाहिए एक तरीके से. अपन को कितनी चाहिए? तो 0 ले लो, कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है. कब तक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते? बोलो जल्दी. जब तक म्यू म्यू नॉट से ज्यादा ना हो. तो मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. अरे ये वैल्यू होगी ना, मान लो 15 हर्ट्ज, ये वैल्यू होगी ना 15 हर्ट्ज, जिसको थ्रेशोल्ड बोल दिया. जब तक मेरी लाइट की फ्रीक्वेंसी, अभी ये एक्सेस लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जब तक लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से पीछे है, तब तक तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं हो रहे. अरे नहीं समझे मेरी बात? तब तक तो इलेक्ट्रॉन्स ही इजेक्ट आउट नहीं हो रहे. जब तक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं हो रहे, तब तक बोलो क्या समझूंगा? अरे बोलो ना, तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए ही नहीं. तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल समझे ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं समझे सर. जब तक मेरी लाइट की फ्रीक्वेंसी, अरे भाई ध्यान दो ना, जब तक मेरी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बोलो क्या है? कम है,
तब तक किसी भी प्रकार के स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरा म्यू म्यू नॉट के बराबर हुआ, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी होगी इस पॉइंट पे? जब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो रोकने के लिए भी कुछ भी नहीं चाहिए। आप सोच भी सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो V नॉट भी कितना चाहिए होगा? 0 चाहिए होगा। लेकिन अब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला 5 से तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 का चाहिए, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगी 6 की काइनेटिक एनर्जी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 का चाहिए, 7 की काइनेटिक एनर्जी होगी तो 7 का चाहिए। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ज्यादा बोलो क्या चाहिए होगी? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जैसे ही फ्रीक्वेंसी लाइट की, बच्चों प्लीज, जैसे ही लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुई, मान लीजिए 15 की बजाय 17 हर्ट्ज हुई, कितनी बोलो? 17 हर्ट्ज, तो 17 हर्ट्ज पे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक ठाक एनर्जी से निकलेंगे और उनको रोकने के लिए कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। तो मान लीजिए कुछ चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मैंने मान लिया कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर चाहिए और मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, लो यार बना देता हूँ, बाद में बात करेंगे इसकी। तो मैंने ऐसा क्यों बनाया समझिए कि जब मैंने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स निकले, मान लो कि मान के चलते 17 हर्ट्ज से निकले, 17 हर्ट्ज से निकले 5 जूल वाले, कितने वाले बोलो? 5 जूल वाले, तो 5 से रुक गया, समझो मेरी बात। लेकिन जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, भूलिए मत ना यार, जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फोटोन की तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वर्क फंक्शन आपको पता सेम रहता है, मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को। तो जैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो किसमें एनर्जी एडिशन हो जाएगी बोलो? काइनेटिक एनर्जी। अरे यार ये जो फोटोन है तुम्हारा 7 जूल का है, यहाँ 2 जूल ही खर्च होना है, तो पहले 5 निकल रहा है, अब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, इसको कर दोगे 8 जूल, तो यहाँ तो 2 ही खर्च होगा, अब कितने वाला निकलेगा? 6। अब फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 चाहिए होगा भाई, -6 चाहिए होगा, समझ नहीं आ रहा सर। अब तुमने और बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फोटोन के इलेक्ट्रॉन्स, फोटोन्स की एनर्जी भी बढ़ेगी, और वो जो एनर्जी बढ़ेगी उसमें से वर्क फंक्शन में उतना ही खर्च होना जितना पहले हो रहा था। मतलब सारा कुछ जो एनर्जी बढ़ रहा है वो कहाँ पर ऐड हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। मतलब और तेज इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे, जितना ज्यादा फोटोन का एनर्जी, फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उसका उतना एनर्जी बढ़ेगा, उसका एनर्जी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने का मतलब अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव में चाहिए होगा। क्लियर है कि नहीं? ये ज्यादा बड़ा चाहिए होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को गिराओगे उतना ज्यादा बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल को रोकने के लिए चाहिए होगा। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? एक सर्टेन वैल्यू तक बिल्कुल नहीं चाहिए, और सर्टेन वैल्यू के बाद आपको पता है जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को गिराओगे उतना ज्यादा हाई बोलो क्या चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल। 20 हर्ट्ज की गिरा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ इतना चाहिए, 25 की गिरा रहे हो और ज्यादा बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल, 30 की गिरा रहे हो और ज्यादा बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेकिन नहीं है, ऐसा सिंपल है। पक्का आया समझ में? तो बताओ, बोलो भाई। अब मैं तुम्हें एक चीज और सिखाऊंगा, और ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, सबसे ज्यादा एग्जाम में आती हुई चीज जो है ना वो करा रहा हूं तुम्हें। CBSE को पता है कि यहाँ बच्चे बहुत फंसने वाले हैं, किस तरीके से मैं दिखाऊंगा तुमने ये वाली चीज तो कर लोगे, ये वाली चीज सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अभी इस ग्राफ का ना तुमसे स्लोप मांगेगा, तुमसे इस ग्राफ का इंटरसेप्ट मांगेगा, और यहाँ पर आके बच्चे थोड़े फंस जाते। लेकिन देखिए उसके लिए ना मैंने तुम लोगों को ना केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में कुछ मैंने स्लोप इंटरसेप्ट के बारे में कुछ सिखाया था। नहीं भी याद है आप लोगों को तो कोई नहीं, मैं आप लोगों को फिर सिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर सिखाता हूँ। आ जाओ 5 मिनट लग रहे हैं मुझे सिखाने वो चीज़। भैया तुम मुझे एक बात बताओ, मैं आपकी सिंपल सी चीज सिखाया था, y इज इक्वल टू में याद कर लो सब बच्चे इसको, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो तो जानते हैं, जो बायो वाले बच्चे हैं वो भी याद करो। इस m को बच्चों बुलाते हैं स्लोप, और इस c को बुलाते हैं बच्चों y इंटरसेप्ट। इस y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई ग्राफ की लाइन y एक्सिस को कहां काट रही है, और स्लोप का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव स्लोप पे ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, नेगेटिव स्लोप पे ग्राफ घटता हुआ आएगा। जैसे कि मैं तुम लोगों को ग्राफ बना के दिखाता हूं, मान लो मेरे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी चीज कह रहा हूं, बस ध्यान से समझिएगा। इसका ग्राफ बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग चाहो तो वो पॉइंट्स बना के कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं उस टेक्निक से। इधर भाई बातें मत कर लेते हैं, ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी चीज चल रही है आज की क्लास में। आज की क्लास में वो सब डिस्कस हो रहा है जो फोटो इलेक्ट्रिक से बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट चीजें पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, क्योंकि हमने बोला ना कि फोटो इलेक्ट्रिक को खत्म करेंगे, आज खत्म करेंगे। इसका मतलब जो मुझे लगता है कि एक्सट्रीम पूछ सकता है वो वाली बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, इसलिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है क्लास में। अब सुनो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। अगर मैं इसका वैसे ग्राफ बनाऊं, मैं डायरेक्ट कैसे बनाना चाहता हूं, मैं कहता हूं स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कैसे पॉजिटिव, कैसे बनेगा सर? 2 है तो स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा। जब ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा, लेकिन उसने बोला कि y इंटरसेप्ट 1 है, प्लस 1 है, इसका मतलब होता है कि y एक्सिस को कहां काटेगा, तो y एक्सिस को बस 1 यूनिट ऊपर काटेगा ग्राफ, y एक्सिस को प्लस 1 यानी 1 यूनिट ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर। अगर ये -1 होता तो 1 यूनिट नीचे, अगर ये +2 होता तो 2 यूनिट ऊपर काटता, -2 तो 2 यूनिट नीचे काटता। लेकिन पॉजिटिव स्लोप कह रहा है कि भैया 1 पे तो काटेगा,
एक पे तो काटेगा y इंटरसेप्ट, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि ऊपर जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। तुम लोगों को लगता हो ना, तुम लोग पॉइंट बना के देख लो, तुम लोग पॉइंट बनाते क्या बनाते जरा बताना, तुम लोग पॉइंट बनाते क्या बनाते, तुम लोग ऐसे बनाते ना, x को 0 रखा तो y 1 आ गया, x को 1 रखा तो y 3 आ गया, तो 0 पे 1 ये वाला आता, अरे यही तो आता 0 पे 1, ये भी भूल गए हो क्या, ये भी नहीं आता वाले बच्चों, 0 पे 1 इतना तो याद होगा, और 1 पे 3, 1 पे 3, तो 1 पे ऐसे 3 थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ। मतलब मेरा कहने का मतलब है हमें मेन बात क्या समझनी होती है, हमें मेन बात क्या समझनी होती है, हमें मेन बात समझनी होती है कि उसकी डायरेक्शन किस तरीके से बननी है, कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ में बढ़ता हुआ। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ नहीं है? अगर मुझे ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू में 2x माइनस 1 का, अरे भाई मैं एकदम पकड़ लूंगा इस ग्राफ को, मैं बोलूंगा इस फॉर्मेट का है, स्लोप है पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, y इंटरसेप्ट नेगेटिव, इसका मतलब क्या है सर कि ग्राफ ना कट करता है एक्सिस को, y एक्सिस को -1 पे, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ऐसे जाता है। अगर मन में संदेह हो ना तो एक बार बना के देख लो, x को 0 रखो, y -1 आ रहा है, तो 0, -1 यहाँ पर आएगा, x को 1 रखो, x को 1 रखो, तो 1 रखोगे तो y भी 1 ही आ जाएगा, तो 1, 1, तो यहाँ पर कहीं 1 पे 1 हाइट आ जाएगी ऐसे करके। अरे नहीं आ रही मेरी बात समझे, तो वो कुछ कहेंगे सर 1, 1 बना रहा, अरे यार ये लाइन का मतलब आप समझे नहीं मेरी बात को, ये जो लाइन है मैं सिर्फ एक अंदाजे से लाइन बना रहा हूँ, लाइन तो ऐसे भी जा सकती है ना, मेरा बस एक आइडिया है कि लाइन ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, तो 1 पे 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। दूसरा बताओ, तुम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स याद नहीं है, मैंने इसको पढ़ाया था, y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 1, बताना आप कैसा बनेगा, प्लस स्लोप है नेगेटिव, स्लोप है नेगेटिव, मतलब ग्राफ तो नीचे जाएगा सर, और y इंटरसेप्ट है पॉजिटिव 1, तो यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसे करके कट करता हुआ नीचे जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब मन करे तो पॉइंट बना के देख लो, लाइन की शेप ऐसी आएगी करके देखो, और बोलो y इज इक्वल टू कितना, माइनस का 2x माइनस 1, अगर मैं माइनस का 2x माइनस 1 बोलूं, अरे माइनस का 2x माइनस 1 तो कैसे बोलूंगा, -1, ये रहा -1 इसका y इंटरसेप्ट है, -2 इसका स्लोप है, नीचे की तरफ जाएगा। बोलो नहीं समझे सर हमको, नहीं समझे? तो मेरा क्या कहने का मतलब है, ट्राई टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू द फॉर्मेट ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c। अगर तुम बच्चों ने केमिकल काइनेटिक्स याद आ रहा हो तो मैंने सारे ग्राफ इसी फॉर्मेट से समझाए थे, सारे ग्राफ के स्लोप, सारे ग्राफ के y इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट से, और चैप्टर के जितने भी ग्राफ थे ना वो एक बहुत सिंपलीफाइड तरीके से समझ में आ गए थे कि सभी ग्राफ कहाँ कट करेंगे, कितना इंटरसेप्ट होगा, कितना स्लोप होगा, बस सिंपल तरीका था भाई। नहीं आ रहा है यार? तो अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ यहाँ पर, वो आपको क्या बोलेगा, क्लास प्लीज स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो यार ये भी तो ऊपर जा रहा है ना, अच्छा एक बात है ना, ये स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप ज्यादा है, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला और ज्यादा है सर, तो स्लोप भी सर अलग अलग होते, तो पूछते हैं इस वाले ग्राफ का स्लोप कितना है सर, स्लोप पूछेगा, और पूछेगा y इंटरसेप्ट, y एक्सिस कहां काटेगा, इसको स्ट्रेट लाइन इमेजिन करो। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन इमेजिन करूं, सोचो दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन इमेजिन करूं तो ये कहीं तो लाइन ही कट करेगी ना, सुनना है यार, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन की तरफ पीछे लाऊं तो कहीं तो कट करेगी, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान से सुनना, कितना आसान लगेगा। तुम लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का कोई फॉर्मूला पता है तो मुझे बस बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का कोई फॉर्मूला पता है? नहीं पता? क्या करें, नहीं पता, आज ही कराए रितिका। E बराबर क्या होता है, सही बात, देखते चलो, अरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आएगा, पढ़ा है हमने। अब तुम बताओ किस किसके बीच का ग्राफ बना रहे हो, V नॉट और म्यू का, V नॉट और इन दो को पकड़ दो भाई, ये y एक्सिस पे है और ये x पे है, ये वाला y पे और ये वाला, मेरी बात को सुनिएगा, किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को ना इस फॉर्मेट में लाना सीखो, चिंता मत करिए, अभी लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर पैटर्न समझ में आ गया ना फिर तुम्हें सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट वे लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c, मेरा y कौन है भाई, मेरा y कौन है, मेरा y ये है, ये मेरा y है, x बोलो कौन है, ये सर x है। किसी भी तरीके से ना, किसी भी तरीके से उस फॉर्मेट में लेके आओ, तो y को एक तरफ फेंको, पूरा y को बिल्कुल एक तरफ फेंको, बोलो क्या आ जाएगा सब बच्चे, EV नॉट बराबर में कितना आएगा, बोलो h न्यू माइनस का h न्यू नॉट। सर हमें समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, ओ भाई आ रहे हैं, अब बोलो क्या आएगा, v नॉट को ऐसे रखो, बोलो कितना आ गया, h न्यू बाय में e माइनस का h न्यू नॉट बाय में e। मुझे तो दिख गया भाई, तुम्हें पता नहीं, पता लगा कि नहीं लगा, क्या दिख गया इधर बताओ, बोलो भाई सब बच्चे, ये कौन है y,
ये कौन है? x। अब बताओ उस x के साथ जो होता है वो क्या होता है? स्लोप। तो इस ग्राफ का स्लोप बोलो क्या है? h है। इस ग्राफ का स्लोप बोलो क्या है? तुम कहोगे सर ये तो हम याद कर लेंगे पेपर के, कर लो याद, कितने याद करोगे? 2 ग्राफ है वैसे तो, पहले दोनों के दोनों याद कर लेंगे, 2 में क्या टेंशन। तो भाई याद क्यों करना है जब समझ सकते हैं? तो समझने बात को, टेक्निक समझने में ज्यादा ध्यान दो। स्लोप h बाई e। अच्छा वाई इंटरसेप्ट बताओ, ये लाइन को अगर मैं स्ट्रेट मानो तो वाई इंटरसेप्ट कितना बोलो? माइनस का h न्यू नॉट बाई e। वैसे आप जानते हो कि h न्यू नॉट e पाई होता है। h न्यू नॉट e बोलो क्या होता है? तो कुछ कुछ जगहों पर इसका जो वाई इंटरसेप्ट होता है, इसका जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो आप लोगों का कुछ कुछ जगहों पर माइनस का 5 बाई में e भी दिखाया गया है। मतलब ये जो कट कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पॉइंट बोलो क्या है? माइनस का 5 बाई e। वैसे ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम करूं तो ये जो ग्राफ है ये कहां पर जाके कट करता है? माइनस का 5 बाई e वाले पॉइंट। कभी कभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए एक ऐसा ग्राफ बना के देता है और इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट की वैल्यू दे देता है। इस पॉइंट की, अब इस वाले पॉइंट की वैल्यू मान लो 5 दे दी। क्या दे दी बोलो? तो 5 दे दी। कहता बताओ वर्क फंक्शन कितना रहा होगा इस मेटल का? इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना रहा होगा? तो अगर ये 5 दे दिया या माइनस 5 दे दिया, क्या दे दिया बोलो? -5 नीचे की तरफ है, तो बोलोगे माइनस का 5 बाई में e। इसका मतलब कितना है बोलो? -5। जिसको पता होगा कि नीचे वाली वैल्यू को -5 बाई कहते हैं वही तो सोच पाएगा नहीं -5 है, तो बोलेगा -5 कुछ और नहीं सर, ये तो -5 बाई e है इस ग्राफ का। और -5 बाई e इसका मतलब 5 की वैल्यू बोलो कितनी है? 5e है। 5 की वैल्यू बोलो कितनी है? 5 की वैल्यू बोलो कितनी है? 5e। तो समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका वर्क फंक्शन कितना है बोलो? 5 टाइम्स ऑफ e। e का वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 10 की पावर -19। सॉल्व कर लो, आपको पता लग जाएगा इतना वर्क फंक्शन। नहीं आई ना बस, नहीं आई बस भैया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप लोग सोचेंगे सही कॉम्प्लेक्स मुश्किल जा रहा है टॉपिक, मुश्किल बिल्कुल नहीं जा रहा। थोड़ा सा सोचना था। देखो कहां पर तुम्हें मुश्किल लगा मैं बताता हूं। पहले जब मैंने तुम लोगों को वो ग्राफ समझाया वो समझ में आ गया था। थोड़ा सा मैथमेटिक्स ऐड हो रहा है, तुम्हें मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मैथमेटिक्स ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। किसी भी ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है उनके अपने स्लोप होते हैं, क्योंकि वो ऐसे 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 स्लोप होते हैं अपने, और इनका जब ये स्ट्रेट लाइन मानोगे तो कहीं कट करेंगे y एक्सिस को, उनका y इंटरसेप्ट होता है। और मैंने आपको सिखाया कि ये वाला जो ग्राफ है इसका स्लोप कितना है और उसका y इंटरसेप्ट कितना है। स्लोप कितना है h बाई और y इंटरसेप्ट बोलो कितना है? -5। एक और ग्राफ समझते हैं, एक और ग्राफ समझते हैं बच्चों, बातें नहीं प्लीज। ये ग्राफ है बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ए चुप हो जाओ, चलो बोलो क्लास, फिर बातें। ये एक्सिस काइनेटिक एनर्जी एक्सिस है एंड ये एक्सिस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। चलो मैं तुमसे ही पूछूंगा, तुम बच्चे ही बताओगे क्लास, बोलो जब लाइट की फ्रीक्वेंसी 0 है, आज से तालियां बजाओगे, बहुत बढ़िया, बजाओ बजाओ। उसने एक छोटी सी बात में बहुत अच्छे आंसर बोल दिया, अरे बजा लो यार। उसने बोला सेम, सेम बोला उसने। सेम का मतलब क्या कि ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा। सोचो क्यों सेम बनेगा? क्योंकि सर देखो जब लाइट की फ्रीक्वेंसी जब तक थ्रेशोल्ड जितनी नहीं होगी, सुनो जो, जब तक लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड जितनी, तब तक इलेक्ट्रॉन्स की कोई काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बोलो कितनी होगी? सर जैसा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क करता है बिल्कुल उसी के बिल्कुल जैसा ही तो कौन करता है? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तब स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बढ़ता है, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल भी नहीं होता। समझे नहीं मेरी बात को? तो आपको पता है कि जब तक मेरी लाइट की फ्रीक्वेंसी जब तक मेरी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम तक रह रही है तब तक तो सर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, तब तक तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी शून्य रहेगी सर। और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट के बराबर हो जाएगी तब भी कितनी रहेगी? शून्य ही रहेगी सर। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से क्या होगी बोलो? ज्यादा होगी, अब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट गिरेगा उतना ज्यादा तेज काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नहीं आ रहा समझ में सर? अरे भाई तुमने अगर कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन गिराया तो कम काइनेटिक एनर्जी है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन गिराया तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ सारा कुछ किसमें ऐड होता है बोलो? काइनेटिक में। क्योंकि वर्क फंक्शन तो भैया फिक्स है, बिल्कुल उतना ही रहेगा। नहीं आ रहा बचेगा, नहीं आ रहा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिराऊंगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। 20 हर्ट्ज वाला गिरवाया, अरे 15 हर्ट्ज का थ्रेशोल्ड है, 20 हर्ट्ज की लाइट गिराई, 20 हर्ट्ज की लाइट गिराई, इतनी काइनेटिक एनर्जी का तेज इलेक्ट्रॉन निकला। 25 की गिराऊंगा तो और ज्यादा तेज, 30 की हर्ट्ज की गिराऊंगा तो और ज्यादा तेज, और बड़ी काइनेटिक एनर्जी। ऐसा बन जाए। ग्राफ बिल्कुल सेम, लेकिन मेरा सवाल है आशीष स्लोप सेम हुआ? स्लोप सेम नहीं होगा, अलग होगा। बता दो कितना स्लोप होगा, कितनी स्लोप बता दो कितना होगा? h। अब भाई इसमें एकदम से इसने जवाब दिया स्लोप होगा h।
और कैसे इसने बनाया होगा या देख लिया होगा आइडिया से कि किस तरीके से काम कर रहा है। क्लास बोर्ड में देखो E बराबर में क्या होता है बोलो 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी। इस बार उसका ग्राफ V नॉट और म्यू के बीच में नहीं है, और एक क्लास काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। और मैं जानता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ जो रिलेशन है वो यही बनेगा, यहां से बनेगा ये h न्यू, ये बोलो क्या होगा क्लास क्लास क्लास, ये होगा h न्यू, ये बोलो क्या होगा h न्यू नॉट, और ये बोलो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। दिस इज फाइन। तो इस इक्वेशन के जरिए एक बार निकालना स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना एक बार। हेलो सर स्लोप तो -y v नॉट है। क्लास सुनिए भाई। सुनो ये टॉपिक मैं एक बार समझा रहा हूँ, फिर आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे जरूरी कॉल करनी है, ध्यान सुनो। ये आपको समझ में आ गया? नहीं आया? अब आपको बताना स्लोप और स्लोप और y इंटरसेप्ट। अब बताना है कि काइनेटिक एनर्जी y पे है, तो भैया मेरे को ये तो मेरा y हो गया, ये मेरा x हो गया, तो मेरे को किसी भी तरीके से इसको y mx + c फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, ध्यान दो, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो मुझे बताओ किस हिसाब से, तो मेरे को पता लग गया कि भैया ये मेरा y है, ये मेरा y है, देखो ना, ये बोलो कौन है x है, और बहुत क्लियरली दिखता है कि ऐसे में स्लोप बोलो कितना हो गया h। तो इस ग्राफ का स्लोप h है और इसका y इंटरसेप्ट बोलो कितना है सर, माइनस का h न्यू नॉट या बोलो माइनस का फाइव। इसका मतलब सर अगर मैं इस ग्राफ की लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये y एक्सिस को काटेगी -5। क्लियर हो गया? नहीं आ रहा समझ में सर? और इस ग्राफ का स्लोप बोलो कितना हो गया h। आपको मुझे बताइए ग्राफ की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, दोनों ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को? इस शुरुआत में एक पॉइंट तक कुछ भी काइनेटिक एनर्जी है, कुछ भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल है काइनेटिक एनर्जी रेज क्यों होता है कि लाइट की जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को गिराओगे उतनी ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उतनी ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी रिक्वायर्ड होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा ही लगेगा, इसीलिए दोनों ग्राफ लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ते हैं। अरे नहीं आया समझ में ना, पक्का बताओ। सबको क्लियर हुआ? पक्की बात है? तो भाई अगर हो गया ना क्लियर
चलो देखते हैं कितना क्लियर हुआ। इस चीज में सब में सबसे एक आयुष बहुत अच्छा बिल्कुल सिंसियर और ये लवेश और सुधांशु बनने की एक्टिंग करते हैं। ये दोनों पूरे हरकतबाज हैं। ये दोनों चलिए 16वां क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ। अरे क्लास प्लीज चुप रहो तुम लोग, बोर्ड पे देखो। एक 16वां क्वेश्चन, एक 17वां क्वेश्चन, एक 18वां क्वेश्चन। 16, 17, 18 तीनों क्वेश्चन कर लो कर लो कर लो। 16, 17, 18 जब 16, 17, 18 हो जाए अबे चुप रहो। तीसवां 16, 17, 18 30वां। चलो ठीक है, मैंने क्या बोला सुन लो। पहले स्क्रीन पे 16, 17, 18 कर रखा है। सॉल्व करेंगे 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे आपको उसको करने में। फिर आप 30th क्वेश्चन पे जाएंगे। 16, 17, 18 और फिर 30th। टाइम लो 10 मिनट का। मैं एक जरूरी कॉल करके आ रहा हूँ, शोर नहीं करोगे। सेंटर में और क्लासेस भी चल रही है। चलो मैं यहीं खड़ा, यहीं कॉल करो क्वेश्चन करो। तुम लोगों को मेरे को भरोसा नहीं है। करो 16, 17, 18 और 30 क्वेश्चन। हेलो
बता दें क्या रेंज तुम सोचो आप बताइए क्वेश्चन करने में मुश्किल है ये आते हैं बोर्ड में देखो 20 19 23 अरे 2020 19 23 में देख लो बैक टू बैक ये आए हुए आसान लगेंगे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आसान लगेगा हम सुबह चलेंगे वो गाड़ी लेके नहीं आए गाड़ी लेके उनकी परिवहन तो आने सुबह सुबह जल्दी निकल गाँव में तो घूमने तो बहुत नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा कल आपकी कोई क्लास नहीं छुट्टी कल आप लोगों कल आप लोग भी ब्रेक लीजिए कई संघों से मैंने भी क्लास में छुट्टी नहीं एक दिन आप लोग भी छुट्टी करो ठीक है रचित क्वेश्चन नहीं कर चलिए भाई मैं ही कराता हूँ आइए भाई 4 क्वेश्चन के साथ आज की क्लास खत्म करेंगे जल्दी से देखिए सो गाइस योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड हे बोर्ड में देखो बात ऐसी है कि कहता है द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट विद द फ्रीक्वेंसी यू नो दैट कि ग्राफ तो ऐसे ही बनना चाहिए था लेकिन मेटल 1 का ऐसे बना मेटल 2 का ऐसे बना अच्छा ऐसा क्या कारण है कि मेटल 2 का थोड़ा लेट जाके बना मेटल 2 का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा है तभी उसका इतनी फ्रीक्वेंसी तक भी कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हुआ होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ चाहिए ही नहीं इतनी तक भी नहीं चाहिए मतलब अगर ये 15 हर्ट्ज पर आके मेटल 1 अगर 15 हर्ट्ज पे आके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देता है तो वो 25 हर्ट्ज पे जाके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता होगा सहमत हो कि नहीं समझे नहीं मेरी बात तो आप क्या समझेंगे कि मैटर 2 का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा ज्यादा है मैटर 2 थोड़ा देर से अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाता है इसका मतलब
देर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, कम फ्रीक्वेंसी पे उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं आएगा समझ में। जिसका इलेक्ट्रॉन लेट निकलेगा उसी का तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लेट चाहिए होगा ना। अरे इतनी फ्रीक्वेंसी पे मेटल 1 को तो इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए और मेटल 2 का शुरू भी नहीं हुआ है। इसका मतलब मेटल 1 अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी छोड़ देता है, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, उसका वर्क फंक्शन भी कम है। नहीं आएगा मेरे पास, पक्की बात बताओ, सबको आगे समझ में। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन ये था द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विद दिस टू डिफरेंट मटेरियल्स इसका ज्यादा हो व्हिच हैज द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन। सर M2 का वर्क फंक्शन ज्यादा हो, नहीं आया ना समझ में। ओ भाई क्या हो गया, ये है म्यू नॉट ऑफ द फर्स्ट मटेरियल, ये है म्यू नॉट ऑफ द सेकंड मटेरियल, और म्यू नॉट जो है वो सेकंड वाले का ज्यादा है फर्स्ट वाले से। आप जानते हो इस वैल्यू को म्यू नॉट बोलते हैं, सेकंड वाले का म्यू नॉट ज्यादा है, तो सेकंड वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी, बिकॉज़ पाई का फॉर्मूला होता है h म्यू नॉट। नहीं आया ना समझ में। अब बताओ अगर तुमने कंसेप्ट पढ़ रखा हो तो पेपर में क्वेश्चन करना कितना आसान है। कह रहे एक फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। यार एनर्जी होती है h म्यू, दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लो ईवी को जूल में, बोलो कितना 1.6 × 10 की पावर कितना, तो ये आ गई एनर्जी। h तुम्हें पता है ये, अब तुम निकाल लो फ्रीक्वेंसी, इसके बाद में क्या बताओ हो पाएगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन। कहता है हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंज। किसी भी फोटो सेंसिटिव सरफेस का स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे बदलेगा अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं लाइट। या तुमने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, मतलब फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फोटोन की एनर्जी बढ़ी। अरे बताओ ना, फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा उनको रोकने के लिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे नहीं आया समझ में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज इन द फर्स्ट केस। नहीं आया ना समझ में, नहीं आया समझेगा। तो पहला वाला जो केस है उसका मतलब क्या है, भाई पहले वाले केस का मतलब क्या है, सर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा सर। अब देखो लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना इजी लगेगा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता है। अब बोलता है कि बताओ जरा, अगर इंटेंसिटी को बढ़ाओ, अब थोड़ा सावधान हो जाए। तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो, मान लो तुम्हारे पास एक 40 वॉट का 40 वॉट का रेड बल्ब है जिसके पास 7 जूल का फोटोन आ रहा है, तुमने 60 वॉट का रेड करा तो फोटोन का एनर्जी थोड़ा बदला। तुमने 100 वॉट का रेड कर दिया, फोटोन का एनर्जी थोड़ा बदला। ज्यादा फोटोन आएंगे, क्या आएंगे बोलो, ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन सबसे तेज इलेक्ट्रॉन अभी भी सेम अपनी काइनेटिक एनर्जी रख के बैठा हुआ जितनी पहले वाले थी। कल तुम कैसे भूल रहे हो कि जब कलर सेम था, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ रही थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज याद नहीं आ रहा। 40 वोट रेड, 60 वोट रेड, 100 वोट रेड, किस चीज का फर्क है सर किस चीज का फर्क है सर, इंटेंसिटी का। फ्रीक्वेंसी सेम थी, इंटेंसिटी जब बदलती है सर तो उससे फोटॉन्स की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, बट सबसे तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स अभी भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी वाला होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रिक्वायर्ड होता है। याद करो कल की क्लास में, नहीं आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा इस बार, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन, तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। किसको समझ नहीं आया भाई, ओ भाई किसको समझ नहीं आया, नहीं आया ना नवनीत, पीडीएफ नहीं लगी तुम्हें समझ में आ गया। कौन कौन से क्वेश्चन करोगे यहाँ से, सोलवा, 17वां, 18वां, तीनों करवा चुका हूँ, तीनों करवा चुका हूँ, बस आंसर जो थे वो चलेंगे।
आते नहीं यार। सीखने के लिए ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 पे, कहते हैं द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विद द फ्रीक्वेंसी। पी वाले मटेरियल का है, चलो पी वाले मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है? 0.1, ये इनटू में 10 की पावर 15 भी है भाई, तो 0.1 इंटू 10 की पावर 15। लेकिन मेटल क्यू की बोलो थ्रेशोल्ड कितनी है? बोलो 1 इंटू 10 की पावर 15। बोलो मेटल क्यू की ज्यादा है कि नहीं? इसीलिए मेटल क्यू ने जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करे, एक हाई फ्रीक्वेंसी पे आके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करा और तब जाके हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ी। बोला है कि नहीं? 10 गुना ज्यादा है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे नहीं आ रही बात समझे? क्वेश्चन देख लेते क्या बोलता है। कहता है बताओ जरा दोनों मटेरियल्स में से किस मटेरियल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ छोटी है? अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टे होते हैं भाई। अगर किसी की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मुझसे कम पूछ रहा है तो बस मैं देखूंगा किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ज्यादा किसकी है? बोलो क्यू की। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आगे बात समझ। तो मेटल क्यू हैज अ लोअर या स्मॉलर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। रीजन क्या बोलोगे? सिंस इट हैज अ हाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे समझ आएगा क्या मुश्किल लग रहा है बताओ तुम मुझे, है भाई? तो बोलो भाई, ये देखो देखो कितने क्वेश्चन है, देखो कितने क्वेश्चन है। फिर वही है, बोलो कौन से का पी और क्यू, फिर पढ़ लो कौन से मेटल के बारे में, विच ऑफ द टू मेटल हैज अ हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? जल्दी बोलो। क्यू की ज्यादा है भाई। फिर क्या बोलता है? डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच इज अ ग्रेटर वैल्यू। किसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी सर? किसकी? कितनी होगी? बोलो सर वर्क फंक्शन होती है h न्यू नॉट, तो h हमें पता है, न्यू नॉट इसका कितना है? बोलो 6 इंटू 10 की पावर 14। 6 इंटू 10 की पावर हो जाएगा? नहीं आ रहा समझ। और क्या पूछा? और क्या पूछा? फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड। अगर लाइट इतनी फ्रीक्वेंसी वाली गिरा रहे हैं वो तो क्या, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बता दी तो h इंटू में न्यू करके एनर्जी आ गई, लाइट की एनर्जी पता लगी, वर्क फंक्शन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, दोनों को माइनस करेंगे, बोलो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। 3 नंबर मिलेंगे, फ्री फंड के 3 नंबर है। बताओ कहाँ से मुश्किल है? पेपर में बहुत इजी टू स्कोर है कि नहीं? बताओ जरा ये चीजें, ये नहीं कर पाओगे। मैंने क्या बोला? डुअल नेचर 3 के मार्क्स देगा। एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, ये नंबर आपको बांटते हैं पेपर के अंदर। यहाँ से आप स्कोर उठाएंगे बिल्कुल बढ़िया हुआ। आ रही बात समझ में? नहीं कर पाओगे अभी भी। नेक्स्ट क्लास डुअल की लास्ट क्लास है, ऐसा मत समझना कि चैप्टर पीछे से खत्म हो गई है। डीप ब्रोगली वेवलेंथ का हाइपोथेसिस का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास आप मिस नहीं करेंगे भाई। अगली क्लास में डुअल हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एटम चैप्टर। ठीक है, लेकिन कल कोई क्लास नहीं है, कल छुट्टी है, संडे है।